कि आपने टाइम पास किया और सबसे मजे की बात यह है जो आपकी डेफिनेशन में टाइम पास है वो लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी है। ऑनलाइन की पूरी स्क्रिप्ट, मतलब ऑपरेशन से अकाउंट में कैसे एंट्री जानी है, एंट्री के बारे में कभी समझ नहीं आती थी, मैं खुद समझाता था। आपके एक्सपीरियंस और आपके ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आज की यंग जनता फेस कर रही है? गोल में कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब ये पहले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के आप गोल बनाओ और गोल में देखो कि इसकी सक्सेस रेट क्या है। जो खासकर यंगस्टर्स हैं, हर कोई विनर बनना चाहता है लाइफ में, लेकिन आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब देख के हमें लगता है कि आज के जो बच्चे हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स भी बहुत हैं। तो आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फोकस होना चाहिए कि ये नहीं हो कि आज ये किया और कल भटक के वो दूसरे लाइन पे गया, तो वो नहीं होना चाहिए। अपना गोल है ना, गोल सेट करना चाहिए। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वेल, हमने शार्क टैंक देखा है, हमने बुक्स पढ़ी हैं, हम अलग अलग पॉडकास्ट भी सुनते हैं, बट ऐसे पॉडकास्ट जहां पर रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किया जाए, खासकर ऐसे लोगों से जिन्होंने एक्चुअली सब कुछ देखा है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल वर्क टू रीचिंग दी हाइट्स। एंड आज हमारे साथ ऐसी एक लेजेंडरी फिगर है, इनका नाम है मिस्टर अशोक शाह। ही इज ऑल्सो नोन एज द जूल ऑफ गुजरात, और ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के एक वेटरन माने जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की नहीं है, इनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी काफी सारे रहे हैं, बिकॉज इनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, टुवर्ड्स लीडरशिप एंड टुवर्ड्स टीम मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है। और डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने पूरा राउंड वर्क देखा है। ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट हमने काफी सारी बातें की, और पर्सनली मेरे लिए जो मुझे लगता था कि हाँ मुझे पता है लीडरशिप क्या होती है, मुझे ये भी पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मैं भी बिजनेसमैन हूं, वो सारे फंडामेंटल्स मेरे चले गए। बिकॉज आई रियलाइज कि मुझे सच में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे पर्सन हैं, इन्होंने सब कुछ देखा है फ्रॉम स्क्रैच टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एंड इस पॉडकास्ट में आई एम श्योर आप जब पूरा सुनेंगे सो यूल रियलाइज कि कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम डेली लाइफ में, बिकॉज हमें हैक्स चाहिए, हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, हम वो मिस कर जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट दैट ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका साक्षर दुगल शो में स्वागत है। एंड वैसे तो आज आपसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। सर, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का, मैं कीड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की चाह आई, और शुरुआत से लेकर अब तक आपका मतलब कैसा सफ़र रहा है? मेरी सफ़र के बारे में अगर बात करें तो 1950 में मैं बॉर्न हुआ था गांव में, और वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी। 8 महीने का था, बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे आने के बाद पढ़ाई में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से 8 स्कूल में दाखला कराना पड़ा था, और लास्ट में मैं वाल्केश्वर मानव मंदिर से एसएससी पास होके निकला था। एक खास बात ये थी कि जहाँ से भी जो भी स्कूल जब भी बदली की, एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जो स्कूल से मैं ट्रांसफ़र होने जा रहा था वहाँ से फर्स्ट रैंक लेके निकला था। तो 2 साल पहले गुजराती मीडियम में पढ़ा, फिर इंग्लिश मीडियम में डाला किसी के कहने से। फिर लगा कि नहीं ये तो अपना वाला है, तो मुझे मेरे भाई का केयर टेकर के हिसाब से सोनगढ़ आश्रम में भेजा गया। आश्रम की 1 साल के बोर्डिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर मलाड आए, मलाड से चीज बंदर गए, चीज बंदर से वाल्केश्वर गए, मतलब बहुत लंबी जर्नी रही है। और साथ साथ में क्या है कि पिताजी ने 1947 में बिजनेस स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट का, लोकल ट्रांसपोर्ट का। स्टार्ट मतलब वो उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। 3 साल सर्विस करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखे उनको एक छोटी सी ट्रक भेंट दी गई थी, और उसके जरिए उन्होंने 1950 में लोकल ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। तो फॉर्चुनेटली मेरे डीएनए में कहो या पैदा होने के टाइम पिताजी का ये बिजनेस था वो जो मेरे डीएनए में आया, और पहले से लगाव था ट्रकों से, बड़ी ट्रकों से, मोटरों से, उस टाइम मोटर बोलते थे उससे। और क्या है कि माहौल भी ये था, तो
1964 में मैं स्कूल में पढ़ता था, तभी एक टाइम गया था गांव में, और उस टाइम कुछ स्टाफ की कमी थी। तो पिताजी ने बोला तेरे को जमेगा? मैं बोला अपने को जमेगा सब। तो वहाँ से काम मतलब लोकल गांव में 2 महीने डिलीवरी की, उसमें काफ़ी सीखने मिला मुझे। तो मेरी पढ़ाई के दौरान 1969 1964 टू 69, इसके दौरान मुझे फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इसकी सब A to Z शाखाओं में काम करने मिला। तो वहाँ से काफ़ी मुझे सीखने मिला। और 1969 के बाद मैं बिजनेस पे बैठ गया SSC पास करने। 2 महीने के बाद पिताजी और चाचा और सब आए बाहर से, बोले कौन सी कॉलेज है? मैं बोला अपनी कॉलेज ज्वाइन की है। तो नहीं, बोला कॉलेज जाना चाहिए। तो कॉलेज में ज़बरदस्ती दाखला करवाया, और मेरे नसीब में पढ़ना नहीं था। तो जब ये एग्ज़ाम के टाइम पे ही कुछ ऐसा बुखार आया, 1-2 एग्ज़ाम छूट गई, और फिर अक्टूबर में नहीं दी, और अपनी अपनी कॉलेज ज्वाइन कर ली। लेकिन इस दौरान ये 5 साल की 6 साल की जो जर्नी थी, इसमें हर एक फील्ड जो ट्रांसपोर्ट में होता है उसमें पर्सनली इन्वॉल्वमेंट होकर काम करने का एक मौका मिला, तो सीखने को मिला सब कुछ, और वो सीख आज तक मुझे काम आई है। और उसके बाद शुरुआत के दौर में मुझे ट्रक डिवीज़न दिया, जहाँ ट्रक की देखभाल करनी, मतलब रिपेयरिंग का, ये वो, टायर का, ड्राइवर्स का हिसाब, ये सब करना था। तो ये 1-2 साल किया। उस दौरान मेरी शादी की बात चली, शादी हुई। इसके साथ साथ मेरा क्या है कि जो कैशियर बैठते थे हमारे, उनकी हेल्थ के वजह इन्होंने रिटायर दिए, तो पहले कैशियर का काम किया कुछ, मैं 2-3 साल कैशियर के साथ साथ, कभी अकाउंटेंट नहीं आता तो अकाउंट लिखने का काम भी किया था। मतलब वो बोलते हैं ना, 360 डिग्री मेरी ट्रेनिंग हो गई है 72-75 के दौरान। और 75 में मेरे दोनों छोटे भाई आए जब भी, तभी उस टाइम कुछ हमारे में क्या है, कोई पढ़ाई वाले नहीं थे, तो इनकम टैक्स का एक कुछ नोटिस आया था पेनल्टी का। तो वो भरते भरते इनकम टैक्स भी सीख लिया 3-4 साल में। भाइयों को मतलब मेरी जगह पे बिठाया, मैं एवरीडे वकील के साथ जाता था, आता था, जाता था। और तब से इनकम टैक्स खुद जाना चालू किया, जो 2004 तक मैं जाते रहा। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने बिजनेस में मैंने हैंडल नहीं की है। और 72-73 के बाद 72 में मेरी शादी हुई। उस टाइम क्या है, मेरा ड्यूटी टाइम था सुबह 8:30 बजे से रात को फिर नो लिमिट। तो सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था, और रात को जब भी काम ख़त्म होता है, तो उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट का काम भी देर रात तक चलता था, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये नॉर्मल था। और सैटरडे संडे को सुबह 4 बजे भी हो जाते थे। तो ये जो हार्डशिप थी ना, इसमें हार्डशिप की वजह से और चैलेंजेस की वजह से काफ़ी, मैं तो बोलता हूँ ना, मुझे सीखने को मिला लोगों के साथ उनके विचार विमर्श करने को मिला। छोटे से बड़े सबके साथ कैसे साथ लेके चलना, साथ कैसे रहना, ये सब काफ़ी ट्रेनिंग अच्छी हुई, और जो मुझे फिर बाद में काम आई है। और इस तरह से चलते गया, मतलब सब डिवीज़न का हो गया। तो जब भी मैं ट्रक डिवीज़न संभालता था, तो मेरा क्या एक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया थी, मैंने डेवलप की थी, वो बहुत बेहतरीन थी। तो उसकी वजह से क्या है, टायर कंपनियों वाले जिसका टायर नहीं चलता है, ये करता है, सीधा आते थे हमारे पास, ये कर दो, वो कर दो। मैं रिकॉर्ड बताता था, इसका क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये सब। तो उसकी वजह से जब भी अपोलो टायर के अमर करके एक टायर इन्होंने डेवलप किया था,
वो फेलियर जा रहा था, 3 महीने में उड़ जा रहा था, जो आम तौर पे 1 लाख किलोमीटर की 80,000 से 1 लाख किलोमीटर। फिर उन्होंने वो खुद आए थे रौनक सिंह और उनके बेटे, तो बोले हमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैं बोला मैं तो करने को तैयार हूँ। और पहले से क्या है कि जिस माहौल में हम लोग परवरिश जिस तरह से हुई है, भाई जो कोई आए उसको जो हो सके मदद करो, वजह होवे या नहीं होवे। तो इसकी वजह से रौनक सिंह 2-3 टाइम आए, उनका ये टायर जो था हमारी वजह से अमर हो गया। और यहाँ तक कि रौनक सिंह की डेथ के टाइम तक उन्होंने वो रिलेशनशिप रखी थी मेरे हमारे से। तो क्या है कि मैं पढ़ा एसएससी तक था, लेकिन स्ट्रक्चर वैसे काम करने का आदी था, तो एक गोल बना लिया, ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट बनाया कि पहले बार का जो है वो निकालना है। उसके बाद गाड़ियों की जो तादाद है वो खुद की नहीं, लेकिन अपने साथ जो जुड़े हुए फुल टाइम अपने साथ काम करे एसोसिएट वेंडर्स, मतलब अटैच ट्रक, उसको बढ़ाना है। और तीसरा फिर किया कि ये जितनी भी भाड़े की जगह है उसको ओनरशिप में कन्वर्ट करना है, ये गोल कर लिया। और उस गोल के लेज़र साफ फोकस पे काम किया, तो काम किया तो उसका रिजल्ट नतीजा आना ही आना है। 86 में एक ऐतिहासिक हमने डिसीजन लिया था ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम पूरे स्टाफ के साथ इंक्लूडिंग प्यून एंड ट्रक के ओनर, उनका एक मीटिंग किया कि अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। 1 दिसंबर 1986, और वहाँ सी रॉक करके होटल था बॉम्बे में, वहाँ किया। तो वहाँ सबने अच्छे सजेशन दिए और वहाँ से फिर ग्रोथ और तेजी से बढ़ा। उस टाइम क्या है कि इनकम टैक्स के रेट्स और सब कुछ, हमारा क्या है कि पिताजी ने जब भी कंपनी स्टार्ट की थी तभी बेसिक फंडा रखा था गाइडिंग प्रिंसिपल के हैसियत से कि जैनिज्म को अपने को गुलाम करना, मतलब जैन धर्म को आगे रखना है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने आप को बिजनेस करना है। तो कभी उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसमें एथिक्स आ गया, वैल्यू आ गया, एम्पैथी आ गई, सब कुछ आ गया। मतलब जो आम तौर पे कोई भी धर्म में जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने चाहिए, तो वो हम कर रहे थे। 87 में कंपनी को हमने, मतलब हमारे क्या थी उस टाइम टैक्स प्लानिंग करना पड़ता था, तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से कुछ पार्टनरशिप रखी थी कि बॉम्बे की एक बॉम्बे ऑफिस से एक पार्टनरशिप में, राजकोट ऑफिस दूसरी पार्टनरशिप, भावनगर ऑफिस तीसरी पार्टनर, अहमदाबाद ऑफिस चौथी पार्टनर, ऐसे 7 पार्टनरशिप थी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या है कि 7 कंपनी हमने बनाई। उसके बाद 92 तक हमने मोरलेस सब जगह पे अपनी ऑफिसेस, मतलब प्राइम लोकेशन पे अपनी ऑफिस बन गई थी। उसके बाद 94-95 के दौरान हमें जो सलाह मिली, पिताजी का देहांत हुआ 93 में, तो वो थोड़े 6 महीने 8 महीने हम लोग डिस्टर्ब थे। उसके बाद 94 में सलाह मिली कि सेक्शन 9 के तहत आप सबका एमलगेशन करो, मतलब जोड़ दो। तो वो हमने करके जोड़ के 96 में हमने कंपनी बनाई, लिमिटेड कंपनी करके। तब तक हमारा ऑपरेशन था वो, और ऑफिस जो 14 थी उसमें जभी जभी जो जहाँ हमें हमारे पोटेंशियल के हिसाब से भी लगा वो विस्तार हम करते गए थे। और एक टाइम ऐसा आ गया कि गुजरात में, पूरे गुजरात में हमारा समझो ना 72 ब्रांचेस हो गई थी, मतलब हर एक कस्बे डिस्ट्रिक्ट में हमारी ब्रांच थी। और बॉम्बे के अलावा फिर हमने अंधेरी, भिवंडी ये किया, थाना किया। महाराष्ट्र में पहली ऑफिस 1987 में हमने पूना में की, वो भी फ्रेंचाइजी देके। तो हमारा महाराष्ट्र गुजरात का ही काम चालू था। फिर 97 में हमने एक हमारा पुराना एसोसिएट था, उसके साथ साउथ के लिए टाई अप किया, मतलब हम उसको साउथ का माल देवे
और गुजरात का माल वो हमें दे, वैसा करा। लेकिन उसकी क्या है कि 3 साल के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन करने का डिसीजन लिया, और शट डाउन करने का डिसीजन जो लिया उन्होंने, उसमें हमको ही पहली ऑफर की थी। लेकिन क्या है कि कल्चरली इट वाजंट मैच, कल्चर के हिसाब से वो मैच नहीं हो रहा था, उनका कल्चर और हमारा कल्चर। पंजाबी थे वो, अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी माहौल और कल्चर जो था वो टोटल डिफरेंस था। इसलिए हमने हाथ जोड़ के बोला नहीं, दोस्ती है, आज भी दोस्ती है, तो नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर हमने भाइयों ने, चारों भाइयों ने, 3 सगे भाई, एक चचेरा भाई, चारों बिजनेस में थे, और कोई बड़े तो सब रिटायर हो गए थे 1992 में, सब मोरलेस रिटायर हो गए थे। तो उनके साथ विचार विमर्श करके हमने अपनी शाखाएं खोलना है। उस दौरान एक आया कि ये जो 90 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो लिबरलाइजेशन का वो लाइसेंस राज खत्म करके किया था, तो हमको लगा कि फ्यूचर के लिए बिजनेस अभी क्या होना चाहिए। हम लोग हर 5 साल में अपने री इन्वेंट करते थे, और एक टाइम था कि स्टेइंग रिलेवेंट, कि जमाने के हिसाब से चलना है या जमाने से 2 कदम आगे चलना है। तो उसके तहत हमने 86 में हम अपने आप को कंप्यूटराइज किया, जब भी कंप्यूटर का कोई हमारे इंडस्ट्री में कोई था नहीं, और ऑनलाइन रसीद बनना हमारा 93 में हुआ था, मतलब टेक्नोलॉजी। और तो हमने ये तय किया था कि भाई अपना जो नाम है विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसका सिंबल था भगवान श्री कृष्ण का रथ, उसको री इन्वेंट किया। री इन्वेंट करते करते 3 साल लगे हमें। मतलब जितने स्टेक होल्डर थे, जो हमारे एम्प्लॉय थे, ओनर थे, जो रिटायर हो चुके थे ओनर, उनका इस सब का इंटरव्यू किया, और हम क्या करना चाहते हैं ये किया, और फिर एक पूरे स्टाफ को बुला के कल क्या था, आज क्या है, और आने वाला कल क्या दिख रहा है, उसका प्रेजेंटेशन पूरे दिन में एक किया था हमने, कि क्या कल था, आज क्या है, और आने वाला समय कैसा दिख रहा है। और सबको कन्विंस करके उसके बाद 6 महीने में हमने नामकरण किया अपना, कि वी ट्रांस किया, विजय ट्रांसपोर्ट से वी ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट किया। तो एक ये हुआ, और 99 में हमने ये डिसीजन लिया कि अभी अपनी साउथ की ऑफिसेस खोलेंगे। तो ये पूरा प्लानिंग करके 2002 में ये पहले किया। जनवरी में वी ट्रांस नामकरण किया, उसमें वी एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस डिवीज़न हमारा है, वी लॉजिस्ट, ये भी किया। उसके बाद तुरंत, मतलब फरवरी मार्च के दौरान मैं 8 दिन 10 दिन गया बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, तीनों जगह पे ऑफिस नक्की करी, ऑफिस नक्की कर 8 दिन में ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। तो वहाँ एक अच्छा बंदा मिल गया था, उसको जिम्मेदारी दे दी कि बाकी का फ्रेंचाइजी जो करना है डेवलप कर। तो 1 साल में हमारी 46 ब्रांचेस हो गई वहाँ। तो सर आपकी अब तक की जितने आपने बताया है, ये एक तो पहली चीज़, ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैसेज बहुत क्लियर है। पहला कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको सारा ग्राउंड वर्क शॉर्टकट करना नहीं, पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी के बिना आप सक्सेस हो नहीं सकते। ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड से जितने जुड़े रहेंगे ना, उतनी सक्सेस की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, आपने प्रिंसिपल्स की बात की, आपने प्रिंसिपल्स में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल जो आप डिसाइड करेंगे जब भी आपकी कंपनी की गठन होती है, तभी उसमें कभी भी समझौता मत करो। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल आपके जो धर्म में आप मानते हैं उसके साथ जुड़े होगे ना, तो वो थोड़े मजबूती से आपके ऊपर पकड़ करेंगे या आपको भटकने से बचाएंगे। तो सर आज की डेट में अब एंटरप्रेन्योरशिप के हम सुनते हैं बात की वेव सी आ रखी है इंडिया में, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं इतनी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब अलग अलग हैं, कहीं वो भटक भी रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अभी इसका एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप अगर
परिवार से है। आप खुद का धंधा स्टार्ट करो और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी के साथ जोड़ो। मतलब जो लोगों के परिवार को रोजी रोटी से वाकिफ करो, बस ये इसका सही मायना है। और एंटरप्रेन्योरशिप की व्याख्या अगर देखें तो मेरी बुक में दी हुई है कि वो आदमी जो दूसरों को खिला के, अपने जो वेंडर है, अपने एम्प्लॉय है, उसका पेट भर के खुद फिर खाने पे बैठे, उसको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। इसमें देखो शुरुआत के दौर में ये है, एंटरप्रेन्योर्स की व्याख्या की हुई है पूरी। तो सर जब इस बुक की बात करते हैं, इस बुक के मतलब ये लिखने के पीछे आपका क्या विजन था? लिखने के पीछे क्या है कि 2015 की साल की बात थी, जब भी मैंने एक महीने का उपवास किया था। मैं 1978 से ये जैन पर्युषण आते हैं तभी मैं 8 दिन के उपवास रखता था। और उस टाइम मैंने एक व्रत लिया था, प्रण लिया था कि हमारे जो अभी आचार्य है उनका जब भी चातुर्मास मिलेगा उस टाइम मैं 1 महीने का उपवास रखूंगा। तो उनका चातुर्मास मिला तो मुझे करना ही था। तो 19 तारीख से मैंने स्टार्ट किया अगस्त की, और 2-3 दिन गए, मेरी वाइफ और मैं ही 2 थे गांव में। हमारे मंदिर, मतलब जो हमारा मंदिर है, हमारे 8 फुट दूरी पे था। तो उसने बोला कि आपको सही में 30 उपवास करने हैं। मैंने बोला मैंने 2012 में कह दिया था। तो बोला देखो, आपका उपवास करना है, 3 टाइम आप उपवास साधु संत के समागम में करेंगे, लेकिन बाकी का टाइम आपका निकलेंगे, कुछ लिखना चालू करो, अच्छा रहेगा। तो मेरे दिमाग में आया उस टाइम, ये पीरियड के दौरान मैंने एक अनुभव किया था कि 60-65 बच्चों से इंटरव्यू किया था जो डबल ग्रेजुएट थे, जिनके माँ बाप, मतलब फादर का खुद का बिजनेस था। वो बच्चे में से आउट ऑफ 64 कुछ 58 सर्विस कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में जो आया, ये मैंने किया कि अगर एक बच्चा अपना धंधा चालू करेगा तो 50 लोगों को वो नौकरी दे सकता है। अगर 50 को नौकरी, मतलब 250 लोगों का पेट वो भर सकता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आज जो कई किस्म के देश में प्रॉब्लम है, इसमें से बहुत कटौती हो सकती है। तो उनको एनकरेजिंग करने के लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए, और गाइडलाइन के हिसाब से मैंने, और ये सब्जेक्ट पे मैं और मुकेश भाई, हम 2003-2004 से काम कर रहे हैं। मतलब काम तो हमारा यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप, एसएमई एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पहले बेटे हैं, वैसे कह सकते हैं। तो उस पर काम कर रहे थे, तो काफ़ी नोट्स मेरे पास थी, और मैं जब भी जाता ना अपनी नोट्स, फिर उसमें क्या सुधार करना है, ये टाइम पास करते ही रहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिला तो, कि नोट्स है, पढ़ना है, पढ़ के उसमें और कुछ पॉइंट्स याद आया तो करना है, तो वो नोट्स फॉलो करते गए। और एक्चुअली है ना, ये मुझे जो बुक मैंने 26 दिन में लिखी ना, ये गॉड गिफ्ट है। मैं बैठ के कलम चलती गई मेरी बस, और कुदरत ने मुझे मेरी हैसियत नहीं थी बुक लिखने की, मैं सच्ची बोलूँ तो। ये बुक लिखी गई, मतलब गॉड ने लिखी है, ये कह सकता हूँ, मेरे से लिखवाई है। और सबसे बढ़िया मेरे को आपकी इसमें लगी, आपने एक चीज़ कही कि आपने टाइम पास किया, और सबसे मज़े की बात यह है, जो आपकी डेफिनेशन में टाइम पास है वो लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी है। हाँ, प्रोडक्टिविटी है। वो सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को बस पूरे उसमें, कि मतलब जो हमारी जो जनता है जब आपकी बात सुन रही होगी तो यही सोचेगी कि इनके लिए ये टाइम पास है। मतलब टाइम पास में इन्होंने ऐसे ऐसे करके किताब लिख नहीं ली। नहीं, किताब नहीं, मैं नोट्स जब भी आता है ना, कभी भी बैठता हूँ ना, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी के छोटे फंक्शन में जाता हूँ या सेमिनार में, वर्कशॉप में, तो मेरे साथ पेन पेड होता है। और उसके एडवांटेज इतने मिले हैं ना मुझे, आपको देखना है ना, मेरे पास इतना ढेर सारा मेरा हाथ से लिखा हुआ है। मैंने यहाँ तक है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बनाया हमने 2004 में, ऑनलाइन का, ऑफलाइन तो था, ऑनलाइन की पूरी स्क्रिप्ट
मतलब ऑपरेशन से अकाउंट में कैसे एंट्री जानी है, एंट्री कहाँ से जानी है, ऑपरेशन और अकाउंट का कॉम्बिनेशन करके स्क्रिप्ट बनाई थी और स्क्रिप्ट के आधार पे हमारा सॉफ्टवेयर बना था जो 20 साल तक चला। .NET 2.5 में था, फिर .NET 4 में आया, .NET 4 में आया कभी 2015 में। उसके बाद हमने एक जो 4 बड़ी कंपनियां इसमें से एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसको अपग्रेड करने J2EE में, लेकिन वो आधे से हाथ ऊंचा कर दिया उन्होंने क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बना था। और हमारे लिए जो बच्चे लोगों ने बनाया था उनको क्या है कि एंट्री के बारे में कभी समझ नहीं आती थी, मैं खुद समझाता था। तो ये सॉफ्टवेयर की वजह से क्या है हमारी तरक्की भी हुई। 122 जब ये सॉफ्टवेयर बना ना, हमने एडॉप्ट किया ना सॉफ्टवेयर, स्टार्ट किया, 122 ऑफिस थी। ये सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग 2024 में 1500 ऑफिस तक पहुंचे। सर आपने इस बुक का नाम द विनर रखा है। जी। अब मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आज जो हमारी जनता है, जो खासकर यंगस्टर्स हैं, हर कोई विनर बनना चाहता है लाइफ में, लेकिन आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब देख के हमें लगता है कि आज के जो बच्चे हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स भी बहुत हैं। तो आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके एक्सपीरियंस और आपके ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आज की यंग जनता फेस कर रही है? देखिए, एक बात है कि हम लोग जब भी छोटे थे ना, हमारा जनरेशन की बात करता हूँ, तभी एक परिवार है, उसमें 4 भाई साथ में रहते थे। हर एक भाई के किसके 3, किसके 4, किसके 5 बच्चे रहते थे, साथ में रहते थे। अभी इतनी तादाद में होते थे और लिमिटेड रिसोर्सेस होते थे, तो हर एक को अपनी पहचान बनाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता था बचपन से, अपब्रिंगिंग के दौरान, ये आज सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है आज के जनरेशन में, तो ये है। और पहले तो हम दो हमारे दो तक थे तो ठीक थी कब तक बात, अभी हम दो हमारा एक, अभी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के कमा रहे हैं। मतलब हमारे टाइम में 1 रुपया कमा रहे थे तो आज 10 रुपया कमा रहे। अभी 1 रुपये में से 5 बच्चों को पालना था, आज 10 रुपये में से 1 बच्चे को। तो पैम्परिंग ज़्यादा होती है, वो दूध मांगे, पानी मांगे तो दूध देते हैं, ये वाली सिचुएशन है। मतलब वेटिंग पीरियड होना चाहिए, उसको अपने आप डेवलप करने चाहिए, उसके जगह पे सब हैंड प्लेटर में देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ना बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसमें बात बात में डिमोरलाइज हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और ये वजह है कि जो उनके टारगेट, कुछ बच्चे हैं, आज देखो हमने बीच में हमने एक स्पर्धा की थी, उसमें हमारे जैसे हम दो हमारे एक वाला परिवार के भी बच्चे थे और म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन म्यूनसिपैलिटी स्कूल के बच्चों की जो सोच थी वो इनको कहीं पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वो संघर्ष करने के अनुभव था। मेंटली टफ थे, मेंटली फिजिकली सब तरह से टफ थे और ये मेंटली और फिजिकली सब तरह से वीक हो गए थे। तो क्या है कि आज देखो आपका एक बच्चा है या 2 बच्चा है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर उसको आज की डेट में बच्चे को सक्षम बनाना है तो कम से कम 3 से 5 साल बोर्डिंग लाइफ में जाएगा, टफ बनेगा, सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का क्रिएट करेगा, खुद के डिसीजन खुद लेगा, तो ये जो आज की सिचुएशन है इससे हम बच सकते हैं। सर। अभी कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो जनरली भी जो हम यंगस्टर्स होते हैं
वो कुछ भी लाइफ में हटके करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं। अभी जो पैशन वर्ड है ना, ये बड़ा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि ठीक है, एक तरफ तो हम कहते हैं आप अपनी पैशन की चीज़ करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं भी जैसे अभी यंग जनरेशन से बात करता हूँ ट्रेनिंग सेशंस में, तो ये दिखाई देता है कि पैशन के नाम पर वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको अगर कोई ऐसा काम मिला है जो उनको टफ लग रहा है, तो वो कहते हैं जी हमारा पैशन नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। आपका सर इस पे क्या टेक है? नहीं, मेरा तो ये है कि देखो, आपका लाइकिंग है या पैशन है या जो आपके डीएनए में है, उसमें से जो भी चीज़ करनी है आपको, उसकी गहराई तक पहले तो डुबकी डीप डाइव करना पड़ेगा आपको, ग्राउंड रियलिटी जाननी पड़ेगी, उसके 360 डिग्री आपको मालूमात करनी पड़ेंगी। और देखो, कुछ भी पैशन होवे या कुछ भी उसको नाम दो, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना कोई भी आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। आप इस बुक में भी देखेंगे तो जो जीरो से हीरो बने हैं, उनमें देखोगे तो उन्होंने क्या मेहनत की है। किसी ने 24 में से 22 घंटा काम किया है, किसी ने 20 घंटा काम किया है, किसी ने रोड पे सो के अपनी पढ़ाई पूरी की है। वैसे लोग हैं तो वो लोग सक्सेस होते हैं। बाकी बाकी कुछ नाम के लिए सक्सेस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। और उसमें नसीब का भी थोड़ा रोल रहता है। कभी कुछ लाइमलाइट में आ जाते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना है तो वो कड़ी मेहनत और 360 डिग्रीज नॉलेज ऑन ग्राउंड रियलिटीज के साथ जोड़ के काम कर सकते हैं। तो वो 100% और लेजर साफ फोकस होना चाहिए कि ये नहीं हो कि आज ये किया और कल भटक के वो दूसरे लाइन पे गया। तो वो नहीं होना चाहिए। अपना गोल है ना, गोल सेट करना चाहिए। गोल में कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब ये पहले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के आप गोल बनाओ और गोल में देखो कि इसकी सक्सेस रेट क्या है। 3 महीने का किया, 3 महीने में आपने अचीव किया, 2 महीने में किया, तो उसको रीडिफाइन करके गोल बनाएंगे, आखिरी मुकाम बनाएंगे, तो आप सक्सेस जल्दी हो सकते हैं। सर इस पॉडकास्ट से पहले ना मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐसी एक पोल निकाला था, जहाँ मैंने कहा कि कुछ यंगस्टर अपने सवाल बताएं, वो मैं आपसे पूछूंगा। तो जरूर। उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। एक बंदा कहता कि मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, मेरे को बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में चाहिए, मेहनत भी मैं बहुत करता हूँ, लेकिन अभी ऐसे फेज से गुजर रहा हूँ मैं जहाँ पे जितनी भी मेहनत करो लगता है कि रिजल्ट नहीं आता, तो मेरी पेशेंस टेस्ट हो रही है। ऐसे समय पर पेशेंस कैसे रखी जाए? ऐसे समय पर पहले तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी क्या है कि एक, जैसे अर्जुन को महाभारत में श्री कृष्ण ने गाइड किया था, ऐसा कोई अच्छा सा बंदा हो, उसको मेंटरशिप में रखना चाहिए, जो जरूर पड़ने पे कान भी पकड़े और मार्गदर्शन देवे। तो वैसा होता है तो वो नैया आपकी पार लगा सकता है। सर उसमें दूसरा सवाल था कि लीडरशिप का क्या मतलब है? लीडरशिप का डिफाइन अगर आपको करना है तो देखो, मैं तो अभी लीडरशिप पे मेरा हाल ही में पॉडकास्ट हुआ था। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप मार्गदर्शक के रूप में है, एज ए बॉस, एज ए मैनेजर, या जो भी आपका होता है, लेकिन आपको साथ में चल के सबको साथ में अगर ले चल सकते हो, अपना विजन शेयर करते हो, उनसे काम कराते हो, उनको अपलिफ्ट कराते हो, अपब्रिंगिंग उनका अपलिफ्टिंग कराते हो, तो उनको मैं लीडर मानता हूँ। जो ऑर्डर करता है वो बॉस है, ऑर्डर करके काम कराने वाले। लेकिन लीडर वो होता है कि जो अपने सबऑर्डिनेट को पूरा पावर्स दे देवे, मतलब छूट दे देवे, और उसको गलती करने की भी इजाजत देवे। तो क्या है कि वो एक लीडर होगा, वो 50 लीडर बना सकता है। और मार्गदर्शन, और उसको क्या है कि लोग भी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। उसके ऐसे लीडर्स के अंडर में काम करने, उसके साथ काम करने वाले, वो खुशी खुशी काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई आपको मिलेगी देखने। सर इस बुक में आपने एक और भी चीज़ लिखी है, वो है अडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी डेफिनेशन में, क्योंकि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज सामने रखते हैं, टेक्नोलॉजी का बिजनेस में, जो धंधे में एकदम जब आप अडॉप्शन कहते हैं, आपका क्या मतलब है इससे? नहीं, आज देखिए,
पहले क्या था कि हम लोग जो बिजनेस करते थे ना, वो गट फीलिंग पे करते थे कि वो बोलते हैं जुगाड़ू जुगाड़ू धंधा आ गया ये। आज क्या है, टेक्नोलॉजी ने इतनी हेल्प की है कि जो घंटों का काम था मिनटों में हो रहा है। और उसमें भी डेटा एनालिसिस ये बहुत अहम भूमिका करता है कि इसमें से आपको कस्टमर बिहेवियर है, कस्टमर के डेटा के एनालिसिस के काफ़ी चीज़ें मिल जाती है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है वो गाइडेंस मिलती है। तो टेक्नोलॉजी आज मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है और मैंने ये 2012 के मेरे एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आने वाला समय मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी को जो एडॉप्ट करेगा वो सक्सेस होगा और टेक्नोलॉजी से जो दूरी रखेगा उससे धंधा दूर चला जाएगा। और आज जब भी एआई का चलन है, आपको पता नहीं होगा लेकिन एआई का अस्तित्व पिछले 32 साल से है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो काम किया है, एक हमारे दोस्त है, उन्होंने बताया कि एआई पे हम लोग 32 साल से काम कर रहे हैं। वो उन्होंने 13 साल उनको माइक्रोसॉफ्ट 17 साल माइक्रोसॉफ्ट के, अभी 13 साल से इंडिया में है अपना, 13-14 साल से। तो अभी फिलहाल में हमारी कुछ अरसे पहले ही बात हुई थी, तभी उन्होंने शेयर की थी। तो ये एआई है, ये आपको किस दिशा में आपका धंधा जा रहा है और किस दिशा में आपको क्या, मतलब जैसे वो समुंदर में नाव चलती थी पहले के ज़माने में और जहाज चलते थे और जहाज को हवा के हिसाब से वो चेंज किया जाता था, उस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी, अभी तो कोई धंधा ऐसा होगा हार्डली, बाकी टेक्नोलॉजी अगर आप लेके साथ में चलेंगे तो ही आपको मतलब अस्तित्व टिका सकेंगे। सर एक और सवाल था कि एक किसी ने पूछा था, वो बंदा बिजनेस करना चाहता है, ये 22 साल का लड़का है, इसको हाँ, बिजनेस करना है, लेकिन ये मानता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए बिजनेस की। तो आपके एक्सपीरियंस में आप उसको क्या 3 सलाह देना चाहेंगे अगर उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? उसको बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो पहले तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा वो 3 चीज़ें करनी है। पहले अपने आप को सेल्फ इन्वेंट करना है कि उसका पैशन किस चीज़ पे है, उसको क्या लाइकिंग है, क्या करना है और क्या लाइकिंग है, तो वो बिजनेस करे। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल बनावे अपना कि मैं अगर बिजनेस करूंगा तो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या रूल्स हो गए मेरे लिए अपने लिए कि जिसको मैं फॉलो करूंगा, वायोलेट नहीं करूंगा। और तीसरे बात कि वो बिजनेस की ए टू जेड मालूमात 360 डिग्रीज नॉलेज लेगा और उसके बाद करेगा। तो उतार चढ़ाव होते हैं, थोड़ी हार्डशिप होगी शुरुआत के दिन में, लेकिन उसको सक्सेस मिलनी मिलनी है। और 22 साल का लड़का अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, करना चाहता है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले 5 साल रामायण का मॉडल में जावे, मतलब फोर फ्रंट पे, कि मालिक भी वही है, मैनेजर भी वही है, प्यून भी वही है और चपरासी भी वही है, मतलब ये वो रोल में करे। और एक टाइम कुछ सेटल हो जाता है बिजनेस, उसके बाद क्या है कि ट्रस्टवर्दी लोगों को भर्ती करता जाए और उन पे ट्रस्ट रख के उनको एक एक जिम्मेदारी दे के अपने आप को उसमें डे टू डे ऑपरेशन से बाहर निकाले, डेवलपमेंट के लिए सोचे। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाए कि जनरल मैनेजर जैसा, अर्जुन जैसा मिल जावे, तो वो श्री कृष्ण के रोल में, महाभारत के रोल में आ जावे। मतलब मेरा ये कह, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि पहले 5 या 8 साल आप अपने आप को एस्टाब्लिश करने में, और एक टाइम एस्टाब्लिश हो जाए फिर डे टू डे के बिजनेस में से आपको विदाई लेनी है और आपको महाभारत वाले रोल में आना है। तो आपको मतलब अनलिमिटेड सक्सेस मिल सकती है और जो आपका जो भी एम है, जो भी गोल है, वो सब आप अचीव कर सकते हो। सर आपके बारे में मैंने जितना पढ़ा, आप मैंने देखा एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अलग अलग लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ आप मिले हैं, काम किया है। तो इतने लोगों से मिलके
कुछ ना कुछ आपने इनके ट्रेट्स देखे होंगे जो सब में कॉमन होंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब सक्सेसफुल लोगों में कॉमन थी। वो अगर आप हमारी जनता को अगर उनसे शेयर करना चाहें। देखिए, अधिकतम लोगों को मैं देखता हूँ, तो एक तो उनमें एथिक्स एंड वैल्यू, ये मैंने पाई है जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें। और दूसरी चीज पाई है हम्बलनेस, मतलब एम्पैथी जिसको कहते हैं, कि सामने वाले की जूते में पैर रख के अपने को सोचने का है, ये चीज। और तीसरी चीज जो पाई है, कुछ लोगों से देने की भावना। ये चार चीज मैंने कॉमन पाई है सब में। तो ये भावना से जो काम करता है ना, उसको, उसका ग्रोथ है ना, कोई नहीं रोक सकता है। सर एक और सवाल आया था मुझे और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बंदा कहता है कि वो बिज़नेस कर रहा है 10 साल से और अब उसकी जो ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया है जहाँ वो पूरे कर्ज़े में है, पूरे लॉस में है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं और इस समय गिव अप करना ही एक ओनली ऑप्शन दिखाई देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी भी जर्नी में कहीं न कहीं ऐसा पार्ट ज़रूर आया होगा जहाँ मुसीबतें चारों ओर होंगी। उस समय पर आपने क्या कैसे डिसीज़न लिया और कैसा माइंडसेट था? नहीं, हमारे बिजनेस में है ना, बड़ा पड़ाव ऐसा नहीं आया, छोटे बड़े पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ। आज कहीं भी लॉस गया है तो क्यों गया है, और लॉस जाने की जो वजह है, वो क्या गलतियां हुई है, उसको सुधारना कैसे है। तो इस तरह से हो सकता है, पूरा एनालिसिस करना चाहिए। मतलब क्या है कि उनका डेटा एनालिसिस कहाँ रॉन्ग गए, डेटा एनालिसिस करना चाहिए। क्या बिजनेस था, क्या क्या, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग फंडा होता है। तो ये वन लाइनर में हम नहीं दे सकते, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस करेंगे आप, कोई भी घटनाक्रम बनता है, उसका रूट कॉज पे जाएंगे ना, तो आपको, मतलब वो, उसका जो लास्ट पॉइंट मिलेगा ना, वहां से आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मेरा धंधा बरोबर चल रहा था और गया है। तो गया है तो कहाँ से स्टार्ट हुई डाउनफॉल, डाउनफॉल की वजह क्या है, क्या मैंने ऐसा किया, या क्या हालात ऐसे आ गए, ये सब एनालिसिस करना चाहिए। ये मतलब क्या है, किसी एक्सपर्ट का काम है, लेकिन डेटा एनालिसिस भी करना चाहिए। और कौन से स्टेप गलत हुए, रूट कॉज एनालिसिस, कौन से स्टेप आपके गलत हुए, गलत स्टेप की वजह से ये होता है। सर आपने सोशल कंट्रीब्यूशन की भी बात की थी कुछ टाइम पहले। अब आपकी जर्नी देख लीजिए, ऐसे कई लोग होते हैं जो अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाते और कुछ लोग होते हैं आपकी तरह जो सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, अपनी लाइफ की जो एक कहते हैं ना नया चैप्टर सोशल कंट्रीब्यूशन में लगाते हैं। तो आपके ये मतलब ये शुरू से ही था या बाद में कुछ ऐसा मोमेंट आया जहाँ आपको लगा नहीं सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ मेरा हाथ होना चाहिए? नहीं, ये फॉर्चुनेटली मैं इतना नसीब वाला हूँ, मेरे डीएनए में आया। तो कहाँ से शुरुआत करते, तो मेरी दादी माँ से शुरुआत करूँ या दादी माँ की, मतलब पिताजी की दादी माँ से। तो उनके है कि कोई भी, उस टाइम हमारे पास कोई पैसों की इतनी नहीं थी, बहुत नॉर्मल परिवार था हमारा। लेकिन कोई भी बंदा आएगा, उसके लिए कुछ भी करना है तो करने को दादी माँ तैयार रहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कोई भी आएगा, अनजान आदमी, जिससे कोई लेना देना नहीं, खाना खाए बिना नहीं छोड़ना है, ये। और यही मेरे पिताजी में आया। तो पिताजी ने तो 1966 में 43-44 की एज में रिटायरमेंट लेके 27 साल लाइफ का सोसाइटी को दिया था। और मेरा 1981-82 में मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़ा था, तब से कंटिन्यू 2009 तक किया था। लेकिन पिताजी का शॉर्ट, मतलब बीमारी में डेथ हुआ, तो जितने ऑर्गेनाइजेशंस के वो जुड़े थे, उनका बाय डिफॉल्ट मुझे, वो बोलते हैं, थप्पा मिल गया। वो क्या है, कुएं के पे बैठे थे, तैरना नहीं आता था, और धक्का किसी ने दे, हाथ पैर चलाए, तैरना आ गया। तो उस तरह से आ गए हम लोग। और फिर लाइकिंग भी था, देखो बिना लाइकिंग की कोई नहीं बढ़ सकता। तो अच्छा लगता था, कहीं किसको देना है, कुछ किसके लिए करना है,
तो सुकून मिलता था। तो वो हिसाब से फिर आ गए हम लोग, मतलब ये परंपरा एक तरह की है। और अभी ट्राई कर रहे हैं बेटों को जोड़ने के लिए इसमें, वो 43-44 के है, तो उनको भी धीरे धीरे इसमें जोड़ रहे हैं हम लोग। जी सर, तो जहाँ तक सोशल कंट्रीब्यूशन की बात है तो मैं काफ़ी वर्कशॉप्स लेता हूँ अलग स्कूल कॉलेजेस में साइबर के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर एक और चीज़ देखी है मैंने, बच्चे जो है ना वो फेलियर से डरना शुरू हो गए, पता नहीं क्यों। वो लोग फेल नहीं होना चाहते, अगर वो कुछ भी चाहे पैशन वाली चीज़ ही कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है यार इसमें मैं फेल नहीं हो सकता। जहाँ उनको फेलियर दिखता है वहाँ यू टर्न मार लेते हैं। नहीं आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसे कुछ बच्चों के परिचय में मैं आया हूँ, तो मैंने उनके माँ बाप से बात करके कहा कि देखो, बच्चों को है ना फेलियर से परिचित कराओ। उनको फेलियर नहीं है तो फेलियर कराते जाओ, छोटे छोटे फेलियर उसके करवाओ। क्योंकि नहीं तो ये जो आज एक ज़माना था कि एक भी बच्चा सुसाइड नहीं करता था, या करता था तो नहीं के बराबर था। आज इतने केस बन रहे हैं, क्या है, ये छोटे छोटे फेलियर में एकदम डिप्रेस हो गया। और ये सब की वजह है अकेलापन। जो हम दो हमारे दो और हम दो हमारा एक वाला आया ना, वो इसकी पैदाश है, मैं तो बोलता हूँ। जब भी हम लोग 5-7 बच्चे, 15 बच्चे, चाचा मामा के भतीजे मिलके 15-20 थे ना, वो छोटे छोटे फेलियर किसको इम्पेक्ट नहीं करती थी। हमने तो छोटे बचपन में कितनी फेलियर देखी है, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं करती थी। ओ पहले चलो खड़े होके फिर लड़ेंगे वाली बात आती थी। अभी फिर लड़ने वाली बात नहीं है उसकी वजह से कि जो इनकी परवरिश होती है ना, परवरिश के दौरान 12-15 साल के जब भी बच्चे होते हैं तब तक उनको कभी फेलियर को टच करने नहीं दिया है। तो वो बचपन से आप फेलियर कराते जाएंगे बच्चों को, तो ये नौबत नहीं आएगी। ये मेरा स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ। और आप तहकीकात करेंगे, इसके जड़ में जाएंगे, तो यही चीज़ आपको मिलेगी। सर एक और बिजनेस ओनर से मैं बात कर रहा था, यंगस्टर ही है, मतलब मिड 30s में है। वो कहता कि मैं अपना बिजनेस एथिक्स से चलाता हूँ, प्रिंसिपल्स है मेरे, मैं ट्रस्ट भी करता हूँ। लेकिन एक टाइम पर मेरे किसी एक जो मेरे कंपनी में काम करते हैं जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करता था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और उन्होंने मेरी सारी मतलब जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कंपेटिटर्स को दे दी। मतलब मेरे साथ एक विश्वासघात हुआ है। उस एक्सपीरियंस के बाद मैं इतना हिल गया हूँ कि अब मुझे ट्रस्ट, वो एथिक्स, प्रिंसिपल, सारी जो चीज़ें हैं अब वो हिल गई हैं। तो वापस मेरा भरोसा नहीं उठ पा रहा इन चीज़ों पे। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि इस बात में कि ईश्वर है ना, कई मर्तबा अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षा लेता है। तो ये समझो आपकी एक परीक्षा थी, और परीक्षा में आपको पास तब हो गए कि एक आदमी की वजह से सब आदमी पे विश्वास करना छोड़ना मत चाहिए। एक आदमी ने गलत किया, और देखो कर्मवाद का एक नियम है, कर्मवाद के फल सबको भुगतने हैं। उसने गलत किया है, उसके साथ होगा। लेकिन आप आपके प्रिंसिपल से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करो, और नई गिल्ली नया डाय करके समझ के दूसरे लोगों को तैयार करो, और वही एथिक्स और वही जोश से काम शुरू करो। आपको जल्द, पहले के मुकाबले जल्दी सक्सेस मिल सकता है। सर आजकल नए नए बिजनेसेस भी आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। एंड आई एम श्योर आपने कितने सारे आप लोगों से बात भी करते हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें जो अभी नए नए स्टार्टअप्स या नए नए बिजनेस गलत कर रहे हैं? देखिए, मैंने ना फॉर्चुनेटली पिछले 5 साल में काफ़ी स्टार्टअप के साथ मेरा परिचय भी हुआ है, जुड़ा भी हूँ, और मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है वो सिंपल सा है। पहले तो देखो, स्टार्टअप में किसी एक आदमी का होना जरूरी नहीं है, कम से कम 2 या 3 लोग होने चाहिए। फाउंडर। फाउंडर, मतलब एक की कोर कॉम्पिटेंसी एक है तो दूसरे की इसकी पूरक होनी चाहिए, तीसरे की तीसरी होनी चाहिए, बरोबर। दूसरी चीज, इनका स्टार्टअप है, ये सोसाइटी का कौन सा पेन पॉइंट हैंडल करता है। अगर सोसाइटी के पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं तो उसको आज नहीं तो कल सक्सेस होना ही है। और तीसरी बात ये है
कि टेक्नोलॉजी का क्या सहारा ले रहे हैं और इनका अल्टीमेट बिजनेस प्लान क्या है, इनका गोल क्या है, ये समझ के मैं उन पे दाव लगाता हूँ। और जो आदमी पैसा कमाने के लिए या सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट्स मैं बोलते मेरा ये वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन भी फेयर होना चाहिए कि वैल्यूएशन की गेम बहुत बड़ी हो गई है। अभी पहले क्या था कि हमने 2000 जब भी कोरोना काल से बाद में स्टार्ट किया था, सब एवरेज वैल्यूएशन जो थी कि 6 करोड़ से करके 15-20 करोड़ तक की थी। जो आज कहीं भी नया आया तो वो जस्टिफाई नहीं करता है कि 40 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है या 50 करोड़ की है या 100 करोड़ की। जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? तो जस्टिफाई जो कर नहीं सकता है वैसे बिजनेस में मैं दाव नहीं लगाता हूँ। तो मेरा तो ये है कि आज देखो हमने भी काफ़ी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो जस्टिफाई करते हैं। एक अभी का एक दाखिला देता हूँ जस्ट आपके, तो उन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाया, प्लान अच्छा था, लोगों के मतलब एसएमई सेक्टर को बहुत ही बेनिफिशियल था, लेकिन उसका वैल्यूएशन उन्होंने रखा था कुछ 16 करोड़ रुपया, जो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, वो के कॉन्सेप्ट लेवल पे था। हमने उनके साथ 3 मीटिंग की क्योंकि लोग अच्छे थे इसके लिए, उनका जो मकसद था ना बहुत नोबल था। उनके साथ मीटिंग की, उनको पेपर वर्क करके ये बताया कि तेरा वैल्यूएशन जो है 5 से 6 करोड़ है, लेकिन तेरी भावना जो है उसकी कदर करते हुए हम 7.5 का वैल्यूएशन देगा। और उसको भी गले में उतर गया और उसने किया, हम आगे बढ़े और आज 6 महीना हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन वो उसका जो टारगेट है, टारगेट पे टारगेट थोड़ा पीछे चल रहा है 15 दिन, लेकिन अचीव कर रहा है। और हमने इस पे दाव लगाया, 2 पार्टनर थे, टेक्नोलॉजी थी, उनका उम्दा जो कॉन्सेप्ट था उस पे। तो इस तरह से होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। और उसको ए टू जेड ये इसका प्रोज एंड कॉन्स, मैं ये बिजनेस में हूँ इतने साल से, उसके बावजूद मेरे से हटके 2-4 पॉइंट उन्होंने बताया जो मुझे बहुत अच्छे लगे। सर एक चीज़ मैंने नोटिस की और आप मुझे बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई है। आजकल सब पैसे के पीछे भागते हैं, लोग बिजनेस पैशन से पहले स्टार्ट नहीं करते, पहले उनको दिखता है पैसे कहाँ से कमा सकते हैं। अच्छा मज़े की बात क्या है, जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं, जो अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए हैं, उनका नेचर मैंने हमेशा जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ कभी ऐसा नहीं देखा कि वो पैसे के पीछे भागते हों। जबकि दूसरे लोग जो भी आप कह सकते हैं एक स्ट्रगलिंग फेज या फिर अपनी जर्नी में है, वो पैसे के पीछे भागते हैं बट कभी पहुंच नहीं पाते। तो ये माइंडसेट कितना फर्क पड़ता है? नहीं, माइंडसेट में देखिए, आज अभी मेरा एक पॉडकास्ट था कि स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस। अगर आप स्पिरिचुअलिटी या आपका अपब्रिंगिंग धर्म के साथ हुआ है तो आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसे के पीछे पैसा, देखो धंधा है ना, आदमी बूढ़ा होता है, धंधा कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है। और एक एक पॉइंट आता है कि जहाँ आपको संतुष्ट होना है। हाँ, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना एथिकली सच्चे रास्ते से कमाना है, और सच्चे रास्ते से कमाया हुआ पैसा बरकत देता है, और बरकत के साथ साथ आप उसको आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप रख के सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हो, इसका ये करना स्टार्ट कर देंगे ना, जब भी कंट्रीब्यूट करना लोग चालू कर देते हैं ना, फिर भागना बंद हो जाता है। तो देने की भावना जब भी क्रिएट होती है ना, उसके बाद फिर भागना बंद हो जाता है। देखना, ये मैंने कई लोगों के लाइफ में देखा है। और जब तक देने की प्रैक्टिस नहीं होती है, भागते रहते हैं। सर अब जैसे कोई मान लीजिए आप हमारे मैं नाम नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसी व्यक्ति का है जिसने पूरी लाइफ अपने पैसे के पीछे भागने में की है। जब भी देने की शुरुआत की तो अभी इतने बड़े बड़े डोनेट कर रहा है ना कि कभी कल्पना नहीं की थी कि ये आदमी 1 रुपया भी देगा वैसा। तो ये
ये ऑटोमेटिक, ये कुदरत के नियम है कुछ, उसको फॉलो हो, हमारे आपके बस की बात नहीं है, ये कुदरत ने बनाई हुई सिस्टम है। सर जैसे मान लीजिए कोई हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है और उसको लगता है कि अब तक मैं स्पिरिचुअलिटी अपने बिजनेस में नहीं ला रहा था, मेरे कुछ स्पिरिचुअलिटी का एंगल था ही नहीं, मगर अब मुझे उस चीज़ को लाना है, तो बंदा कहाँ से शुरुआत करे? सिंपल, जो धर्म में मानता है उसके बेसिक प्रिंसिपल और उसकी बेसिक प्रिंसिपल का जो मीनिंग है वो निकाल के उसमें एडॉप्शन करे, बस सिंपल, बहुत सिंपल है ये चीज। तो अब तक जितनी भी हमने बात की, एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि हर चीज़ सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आजकल उल्टा हो रहा है आजकल। कॉम्प्लिकेशन हम लोग करते हैं। आप लाइफ को है ना, जैसे चल रही है चलने दो, चलने दो। और जहाँ जो देखो उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, लिफ्ट में बैठेंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, वैसा होता रहता है। तो कभी कोई कांस्टेंट नहीं चलने वाला है। आप देखो ब्लड प्रेशर मापेंगे तो वो भी ऊपर नीचे होने वाला है, आप हार्ट बीट देखेंगे तो वो भी वैसे वैसे होने वाला है, तो सब कुछ ऐसे होने वाला है। तो उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करके जैसे चल रहा है चलने दो। अपना क्या हम योगदान दे सकते देश की प्रगति में, सोसाइटी की भलाई में, परिवार की भलाई में, उतना सोच के चलो, सब लाइफ स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए। सर आप इतने यंगस्टर से आप बात करते हैं, आपने कितने सारे लोगों से मिले भी हैं। यंगस्टर्स को हमेशा आज की डेट में ना थोड़ा गलत लिया जाता है, मतलब उनको कहा जाता है डिस्ट्रैक्टेड है, इसको पता नहीं लाइफ में क्या करना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं भी थोड़ा यंग से ही आता हूँ, मेरा मानना है कुछ ना कुछ इनसे भी सीखा जा सकता है। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ आपको लगती है कि यार इनसे तो मैं ये चीज़ नहीं सीखा हूँ? नहीं, हम तो देखो सीखा है, यंगस्टर से काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। और मैं तो क्या है कि देखो मेरे पोते पोती है, ये इनसे सबसे बात करते रहता हूँ और उनका सबका मैं फेवरेट हूँ। तो मैं उनके विचार से करता हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ उन वो सजेस्ट करते ना करता हूँ ना, तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ, मतलब क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न उनको समझाता हूँ कि ये वजह से नहीं करता हूँ, मेरी एज फैक्टर है या ये फैक्टर है। और उनके साथ पर से अभी देखो, मैंने मेरी वाइफ का कुछ अरसे पहले डेथ हुआ, तो मैंने उसके नाम का एक ट्रस्ट बनाया। उसका पैसा जो आएगा ट्रस्ट में, वो कैसा यूज़ करना है ये मैंने मेरे बेटों को या बेटी को या मैंने डिसाइड नहीं। मेरा बेटी का लड़का है जो 16-17 साल का है, पोती है मेरी जो 15 साल की। इन दोनों को बोला है, मैं बोला देखो क्या करना, कहाँ देना पैसा, वो आप दोनों को डिसाइड। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई देखो देखो बच्चे में कितना होता है, कि बोला देखो गाय भैंस के लिए, आदमियों के लिए तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो बाकी के जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये से छोटे छोटे, इनके लिए ना तो हम लोग कर सकते हैं। अरे मैं बोला ये आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, इट्स योर ओनरशिप। तो इतने खुश हो गए, मतलब इनकी जो एम्पैथी, जो कहते हैं कि प्राणी के प्रति एक सद्भावना, ये देख के मैं खुश हो गया कि चलो हमने तो हमारे डीएनए में है, लेकिन ये भी कैरी कर रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें इनसे सीखने मिलती है, नई नई आइडिया। मैं इंटरेक्शन करते रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अभी तो दोनों की एग्ज़ाम चल रही है तो नहीं आ रहे, लेकिन अभी देखो उसको, एक मेरे जो बेटी का बेटा है उसको ये महीने में 3-4 दिन मैं और ये हम दोनों अकेले जा रहे हैं बाहर। तो मैं तो, मेरा क्या है इंटरेक्शन आज मेरी एज के जो लोग हैं, मतलब 70 to 80 वाले, उससे बहुत कम है, मिनिमम है। मेरा मैक्सिमम आज की डेट में इंटरेक्शन है वो 45 से 65 वाले के साथ है, और खास करके 45 से 60 तक के लोगों के तो साथ। सर हमने अब तक काफ़ी सारी हमने बातें करी अलग अलग चीज़ों पे, लेकिन अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, कौन सी ऐसी 3 मैसेज हैं जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैंने शुरुआत में ही जो दे दी वही रिपीट करूंगा फिर। तो चलिए मैं सवाल बदल देता हूँ। ऐसी एक चीज़ जो आपको आज तक, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, लेकिन ऐसी एक चीज़ जो आप शुरुआत से लेके अब तक आप अप्लाई करते आए हैं, कहीं से सीखी है, जो आपको हमेशा काम आई है? जो आपका टॉप मोस्ट एक लर्निंग बोल टॉप सकते हैं? मोस्ट है तो एथिक्स, एथिक्स एंड वैल्यू।
उससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और वो गाइडिंग फोर्स बन के रहा है कि कभी कोई ऐसी लालच भी आवे ना तो हमसे ऊपर वाला बचा लेता है उससे, कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल क्या बोलता है, और उस पे तो हमको नहीं बदली करना है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि पिताजी ने तो हमको गाइड किया था और एस्टैब्लिश किया था। हालांकि हमको ये दादी माँ जो थी ना उनसे मिला था ये चीज़, और हमने कैरी किया, लेकिन हमारे बाद का जनरेशन वो कैरी कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, थैंक यू। एंड अब मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ये तो एक थोड़ा टीजर था। आई थिंक जो मेजर बातें हैं, काफ़ी सारी बातें इस बुक की हैं जो अब तक हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर पाए, बट मैं लिंक आपके यहाँ शेयर कर दूंगा। आई पुट द लिंक देयर, आप वहाँ जाके इस बुक को ले सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें, इनसाइट्स। नहीं, बुक का जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई कॉस्ट नहीं रखी, आज तक बेची नहीं है हमने। ये लोगों के मार्गदर्शन के लिए हमने 5,000 कॉपी दी, अभी कितनी कॉपी बाकी है वो पता नहीं है, लेकिन जब तक है दूसरा एडिशन आएगा फिर बेचेंगे हम लोग, अभी तक बेचा नहीं है। नहीं बट सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद के लिए, ऑडियंस ने तो सीखी है, बट मेरे लिए खुद के लिए बहुत एक मास्टर क्लास रही है, और मैंने तो यही सीखा है कि कॉम्प्लिकेशंस ना सही, आप सिंप्लिसिटी में बिलीव करिए, और जब तक आपको अपनी वैल्यूज़ पे भरोसा है तब तक कुछ भी कर सकते स्टे ऑन द विकेट, रन्स कम ऑटोमेटिकली। हैं। वेल सेड सर, वेल सेड। मैं थैंक तो यू। लोगों को यही कहता हूँ कि ज्यादा ये चिंता किए बिना अपने जो अडग रहो अपने निश्चय पे, आप बिजनेस पे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप आगे बढ़ेंगे ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।